स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शीरी खानज़ादा। आज हमारी सेकेंड क्लास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की। अगेन थोड़ा सा मैं इस चीज़ को फोकस करना चाहूँगी। आप लोगों को बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती क्या है और किस तरीके से हम करते हैं। ये 4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन आयर बिल्ड करना पड़ता है कि पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आ रहा है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है। उसके बाद हमने पेशेंट से क्या करना होता है कि बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। थर्ड चीज़ है कि आपने क्रिटिकली देखना होता है कि जो ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को दे रहे हैं वो किस हद तक बेनिफिशियल है आपके पेशेंट के लिए। 4 चीज़ें आपने ये करनी होती है कि आपने सारे एविडेंस को आपने जमा कर लिया, ठीक है, अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ से। उसके बाद आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है उसकी कंडीशन की कि आपका पेशेंट जो है वो बेहतर हो रहा है, आपका पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट हो रही है, आपके पेशेंट को किस चीज़ की नीड है। और इन दी एंड आपने क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। आपने जो इंटरवेंशन जो थेरेपीज़ अपने पेशेंट पे अप्लाई करी है उसको आपने चेक करना होता है। स्टेप 1 आपका जो आ रहा है, ये जो अभी 4-5 स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किए, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम लेके चलते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं थोड़ा सा इसको लेके चल रही हूँ। विथ क्लिनिकल एरिया देयर इज़ ओपन अ बैरेज ऑफ अ डिटेल टू डाइजेस्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या पूछे और क्या नहीं, तो आपने टू दी पॉइंट रह के पेशेंट से पूछना है कि भाई क्या है क्या नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को फॉलो करना है। पेशेंट डिसऑर्डर और डिजीज़ क्या है, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है साइंटिस्ट ने या टीम में, जिसको आप कहते हैं पिकॉट फॉर्मेट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन पिकॉट फॉर्मेट। क्या होता है? P फॉर आता है आपका पेशेंट, पॉपुलेशन और द प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपके पास आ रहा है। I फॉर इंटरवेंशन और एक्सपोजर कि क्या डायग्नोस है, क्या ट्रीटमेंट है और आप क्या करने जा रहे हो। कंपैरिजन, ठीक है। C फॉर पिकॉट के अंदर PIC फॉर कंपैरिजन, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टू द इंटरवेंशन, कि भाई हम ज़रूरी थोड़ी है कि पेशेंट को सर्जरी दें, हो सकता है मेडिसिन और फिजिकल थेरेपी से भी बेहतर हो जाए। उसके बाद है आउटकम। आपका आउटकम ओ मतलब पिकॉट PICO में आप आउटकम देखेंगे कि आप जिस कंडीशन के लिए आप इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हो उससे आपका पेशेंट किस हद तक सेटिस्फाई है, ठीक है, और उसकी कंडीशन कितने हद तक बेहतर हुई है। एंड टाइम, कितने टाइम में आपका पेशेंट ठीक हो गया। दिस इज़ कॉल्ड द पिकॉट फॉर्मेट। सो P फॉर पेशेंट, population and problem, I for intervention और exposure, C for comparison, O for outcome and T for time। ये डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर इंसुलिन फॉर मोर इफेक्टिव दैन कन्वेंशनल थेरेपीज इन मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन। एक क्वेश्चन आया आपके पास कि जो इंसुलिन है वो क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कंपैरेटिवली अदर थेरेपीज़, जैसे कि आपके मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज आ गई, ठीक है, आपकी डाइट आ गई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आ गया, हर्बल ट्रीटमेंट से ज़्यादा टाइप 2 जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है। तो पेशेंट पॉपुलेशन प्रेग्नेंट वुमेन में टाइप 2 इंटरवेंशन के अंदर पेशेंट, अब आप इसको पिकॉट कैसे बनाएंगे, आपकी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन। इंटरवेंशन आपने क्या दिए, इंसुलिन पम्प दिए। कंपैरिजन आपने क्या किया, कन्वेंशनल इंसुलिन थेरेपी कि इंसुलिन बेहतर है या कोई और थेरेपी। आउटकम क्या निकला कि इम्प्रूव हुई मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोज के नहीं हुई। दिस इज़ कॉल्ड द पिकॉट फॉर्मेट। अब आपके पास आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस रिजल्ट्स इन ओल्डर एडल्ट विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आपके पास पॉपुलेशन क्या आ गई है, ओल्डर एडल्ट, इंटरवेंशन क्या आ गई, आइसोमेट्रिक्स आ गई हैं, ठीक है। कंपैरिजन क्या आ गया है कि भाई आइसोमेट्रिक इंपॉर्टेंट अच्छे रिजल्ट है या अगर कोई और ट्रीटमेंट है लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह, आउटकम आपने देखना है पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। अब आप अपने चले जाएँ, नेक्स्ट आपने जो जाना है वो आपने जाना है सर्च स्ट्रैटेजीज़ की तरफ। क्लियर। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो आपको कहाँ से मिल सकती है, आपके टेक्स्ट बुक्स, आपके चैप्टर्स आपको इंटरनेट से मिल सकती है। ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए व्हाइल यू आर ट्रीटिंग एनी पेशेंट। दिस इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये वही होता है कि बैकग्राउंड नॉलेज होती ही नहीं है और ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूँ, एक पेशेंट आपके पास आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एडल्ट में कॉमन है, न्यू जनरेशन में कॉमन है, बूढ़े लोगों में कॉमन है, किन लोगों में जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है, कौन सी एज ग्रुप है, यही बात। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस
की टाइप क्या होती है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है, ठीक है, किस जोग्राफिकल एरिया के अंदर हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, किस कम्युनिटी में मिलती है, लेबर में मिलती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, ठीक है, किस हद तक हमारे ओपीडीज़ के अंदर इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। एवरी हेल्थ वर्कर शुड नो दिस। इसीलिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो हॉस्पिटल्स करते हैं या जो क्लिनिशियन करते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। उसके बाद आपको सर्च करना आना चाहिए। आप किस तरह से सर्च करोगे अपना डेटा? ऑब्वियसली गूगल करोगे। गूगल सर्च होता है, एक और डेटाबेस होता है गूगल सर्च, वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे कि ये जो मैं ट्रीटमेंट देना जा रहा हूँ या ये जो मैं करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक्स की बात की या स्टेरॉइड इंजेक्शन की बात की नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, या फिर मैंने स्ट्रेचिंग्स की बात की है, या मैंने किसी और थेरेपी की ऑक्यूपंक्चर की बात की है, या इलेक्ट्रो ऑक्यूपंक्चर की बात की है, टेपिंग की बात की है, तो हमें सर्च करना आना चाहिए कि भाई आज से पहले कितने लोग रिपोर्ट हुए हैं जिनको किससे फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है 1000 लोगों में से 500 लोग जो है वो स्टेरॉइड इंजेक्शन की वजह से ठीक हुए हैं, 100 हो सकता है फिजियोथेरेपी की वजह से ठीक हुए हैं, 200 हो सकता है किसी मेडिसिन की वजह से। तो हमें देखना है कि 1000 में से ज़्यादातर लोग किस वजह से ठीक हुए हैं, हमने अपने पेशेंट पे वही अप्लाई करनी है। अगर हमने वही चीज़ टू दी पॉइंट अप्लाई की तो हमारे क्या होगा, पेशेंट फ्लो बढ़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगेन वही बात कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड की पीपीटी भी मैं आप लोगों के हैंड ओवर कर दूँगी, और रिलायबल रिसोर्स होना चाहिए। ये नहीं आपने इधर उधर से पूछ लिया, अपने सीनियर से पूछ लिया, अपने टीचर से पूछ लिया, अपने प्रिंसिपल से पूछ लिया कि भाई ये बताएं इस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट। नहीं, यू हैव टू सर्च बाय योर सेल्फ। और आपने कहाँ से सर्च करना है? अनऑथराइज्ड एरिया से नहीं, ऑथराइज्ड एरिया से। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द ऑथराइज्ड एरिया। इसी तरह से फ्रोज़न शोल्डर की बात कर लेते हैं। अब फ्रोज़न शोल्डर है तो अब वहाँ पे कौन कौन सी जैसे मुलिगन मैटलिन टेक्निक्स होती हैं, उस पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट का, या फिर टेपिंग से फ़र्क आ रहा है, या ऑर्थोपेडिक या आपके रूमेटोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स देते हैं उससे फ़र्क। तो आपने देखना है कि सक्सेस रेट हमारी फील्ड के अंदर, अब चलें सारी चीज़ें छोड़ें कि ऑर्थोपेडिशियन छोड़ें, फिजिशियन छोड़ें, अपनी फील्ड की बात कर लेते हैं। हॉट पैक कोल्ड पैक थेरेपी से आ रहा है, स्ट्रेचिंग से आ रहा है, मुलिगन से आ रहा है, मेटलिन से। तो 1000 केसेस में से आप देखेंगे या 100 या 200 केसेस के बारे में स्टडीज़ आपको मिलेंगी, वो आपको बताएंगे कि 200 मरीज़ आए जिनमें से 120 को हमने मेटलिन मुलिगन मतलब मैनुअल थेरेपी दी, वो ठीक हो गए। 20 को हमने जो है वो मेडिसिन दी, वो ठीक हुए, और बाकी जो 20 बच्चे हैं उनको हमने इलेक्ट्रोथेरेपी दी, हॉट पैक कोल्ड पैक वगैरह या टेंस अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो वो ठीक हुए। तो वो आपके सामने एक एक्यूरेट फिगर है कि 120 मरीज़ जो आपके ठीक हुए हैं वो किस चीज़ से ठीक हुए हैं। हम बताएंगे 120 मरीज़ जो ठीक हुए हैं वो आपके मैनुअल थेरेपी से। तो क्लिनिक के अंदर हमने डायरेक्टली क्या करना है, पेशेंट का मैनुअल थेरेपी पे फोकस करना है, उन्हीं इंटरवेंशन को हमने फॉलो करना है। रिसोर्सेज होते हैं जो आपने देखने, जर्नल्स वगैरह होते हैं, उधर जो आपकी क्लिनिकल एविडेंस होती हैं, एसेंशियल एविडेंस आपके वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि कौन सी चीज़ के लिए क्या चीज़ बेहतर है, कौन से ट्रीटमेंट के लिए। FPIN clinical inquiries. Clinical inquiries provide answers to clinical questions by using a structure, critical appraisal. ये बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने अपने पेशेंट की से रिलेटेड कंडीशन की क्लिनिकल इंक्वायरी करनी है रिलायबल रिसोर्सेज से जो कि अप टू डेट हो, ठीक है। और आप उसको कहाँ से सर्च करेंगे? ऑब्वियसली अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से करेंगे। आप कौन से एरियाज़ में क्वेश्चन आता है कि अब हम कहाँ से सर्च करें कि किस मतलब कौन सी चीज़ का ट्रीटमेंट बेहतर है या क्या है। तो सिंपल सी बात है, पबमेड आपके पास सर्च इंजन जैसे कॉचरिन लाइब्रेरीज़ है, और इसके अलावा आपके पास डेटाबेस होते हैं। करना ये होता है कि इन डेटाबेस को आपने ओपन किया, फॉर एग्जांपल इस लेक्चर के बाद आप सब जाएंगे पबमेड पे और लिखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टडीज़ आ जाएंगी। अब आपने डिफरेंट स्टडीज़ को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल 10 स्टडी आ गई, कोई कहता है कि मैंने 200 लोगों पे स्टडी की कि मैंने मैनुअल दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टडी आप देखोगे किसी और बंदे ने रिसर्च की हुई होगी, वो कहता है मैंने 100 बंदों पे की, मुझे जो है ना वो इलेक्ट्रोथेरेपी से टेंस वगैरह से फ़र्क पड़ गया। आगे आप रीड करोगी, कोई कहेगा मैंने मेडिसिन भी की, ठीक है। अब आप सक्सेस रेट देखोगे कि
कितने किसके कितने ज़्यादा पेशेंट थे और कितना ठीक हुआ। फॉर एग्जांपल जो कहता है मैंने 200 पेशेंट पे मैनुअल थेरेपी की, 200 में से 180 ठीक हो गए, तो व्हाट डज़ इट मीन्स 90% सक्सेस रेट है इस ट्रीटमेंट का। अब नेक्स्ट है वो कहता है मैंने मेडिसिन दी लेकिन 100 में से मेरे 20% ठीक हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दोगे, मतलब मेडिसिन से सिर्फ 20% ठीक होते। हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि है मैनुअल थेरेपी के साथ मैंने मेडिसिन दी तो 100 में से 100 पेशेंट ठीक हो गए। आपने किस चीज़ को क्लिक करना है, किस चीज़ को पिक करना है, आप पिक करेंगे उसी ट्रीटमेंट को। दिस इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं वो बेस्ट क्लिनिशियन बनते हैं, बेस्ट हॉस्पिटल। अब आपके सामने मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल्स दी थी, जिस तरह से आगा खान हो गया या शौकत खानम हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है ना, और टू दी पॉइंट ट्रीटमेंट हो रहा होता है। उनके डेटाबेस में मेंशन होता है कि भाई अगर जो है हड्डियों के दर्द के साथ अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो ये ट्रीटमेंट आपने फॉलो करना है, तो उनकी अपनी गाइडलाइन होती है। अच्छा, उनके सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं डेटाबेस से सारे ट्रीटमेंट निकालते हैं कि भाई अगर आपका जो है वो पटेलोफीमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपने कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी। अच्छा, वो गाइडलाइन किस तरह से बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी टॉप टीम बैठती है, सारे डेटाबेस को सर्च करते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किस ट्रीटमेंट है, तो वो लोग गाइडलाइन दे देते हैं कि इस कंडीशन के साथ आपके पास पेशेंट है तो आपने ये फॉलो करना है। अब फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आए तो आपने ये फॉलो करना है। तो वो गाइडलाइन जो है ना वो इन सर्च इंजन्स और डेटाबेस को देख के बनाई जाती है। इसलिए आप देखिए वहाँ जो पेशेंट जाता है क्रिटिकली इल भी हो, वर्स्ट कंडीशन भी हो, तो वो क्या होता है, फ़ौरन से ठीक हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर यही पेशेंट अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहा है या उधर जा रहा है जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ नहीं है, तो फिर क्या होता है भाई, वो लोग लेमैन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, हो सकता है इससे ठीक हो जाए, हो सकता है इससे, तो दे वर नॉट प्रॉपरली श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली अदर हॉस्पिटल्स, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो होते हैं ना आपके, वहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। इसीलिए अब्रॉड के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, ये पेशेंट केयर है, ये जो रिकवरी रेट है पेशेंट की वो ज़्यादा है। अब्रॉड के अंदर अगर आप फीवर के साथ भी जा रहे हो तो वहाँ पे हर डॉक्टर के पास एक प्रॉपर गाइडलाइन है और वो गाइडलाइन से नहीं हट सकते, और हर 6 महीने बाद, हर साल बाद वो गाइडलाइन अपडेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज गाइडलाइन थी कि अगर बुखार के साथ कोई मरीज़ आपके पास आ रहा है तो आपने क्या देना है, पैरासीटामोल देनी है, तो हर डॉक्टर जो भी उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठा होगा जो फीवर के पेशेंट देख रहा होगा वो उसको क्या देगा, पैरासीटामोल देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा कि 6 महीने बाद गाइडलाइन अपडेट हो जाएगी कि भाई नई टेक्नोलॉजीज़, नई रिसर्च आई होगी, कहीं पे उन्होंने सर्च इंजन में देखा होगा कि पैरासीटामोल के साथ उन्होंने कैफ़ीन मिलाया, जिस तरह से पैराडोल एक्स्ट्रा में पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन है, तो वो लोग क्या करेंगे, 6 महीने बाद अपनी गाइडलाइन को अपडेट कर देंगे, भाई पैरासीटामोल के साथ कैफ़ीन। तो उनके तमाम डॉक्टर्स के, तमाम हॉस्पिटल्स के जो तमाम स्टाफ है वो क्या रेकमेंड करेगा अपने पेशेंट को, बुखार के साथ पैराडोल के साथ ब्रूफिन, तो वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे। कंपैरेटिवली अदर हॉस्पिटल वो क्या कर रहा होगा, वही पैरासीटामोल दे रहा होगा, वही पैरासीटामोल। फिर 3-4 महीने बाद उसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर गाइडलाइन आ जाएगी, भाई आप आयोब्रूफिन भी दे सकते हो, ठीक है, बुखार वगैरह के लिए, एक नॉर्मली सी मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वो हॉस्पिटल क्या एडवांस फॉर्म में चला जाएगा, ब्रूफिन वगैरह भी, आयोब्रूफिन भी दे रहा होगा। और वो जो पुराने हॉस्पिटल है वो वही ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को लेकर बैठे होंगे, पैराडोल। फिर नेक्स्ट यही हॉस्पिटल आगे जाके ये भी कर सकता है कि अगर किसी को बुखार है, इतने दिन तक नहीं जा रहा, उसको ठंड लग गई, तो हो सकता है मलेरिया हो, तो आपने एंटी मलेरियल देना है। लेकिन ठीक है, तो वो अपने पेशेंट को एंटी मलेरियल देंगे प्रॉपर डायग्नोसिस टेस्ट करने के बाद, तो उनका पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा हॉस्पिटल क्या कर रहा होगा, वो वही पैरासीटामोल पे होगा। तो इस तरह से हॉस्पिटल जो है वो अपडेट होते हैं, क्लियर हो गई है। और इस तरह से जो है आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, इसीलिए हॉस्पिटल वो कामयाब होते हैं। इसी तरह से क्लिनिशियन है, अगर वो अप टू डेट नहीं रहेगा, वो नहीं पढ़ेगा कि दुनिया में क्या ट्रीटमेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो वो वही। अब आप फिज़ियोथेरेपी के लिए चले जाओ किसी आम सी जगह, वहाँ पे जो टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं वो क्या करते हैं, जो भी पेशेंट आया हॉट पैक दे दी, कोल्ड पैक दे दिया, टेंस लगा दिया, 2-4 दफ़ा ऊपर नीचे हाथ पाँव को मूव करवा दिया और जाओ। पेशेंट ठीक नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुकून होता है। कंपैरेटिवली कोई पढ़ा लिखा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर हो फिजियोथेरेपिस्ट, वो क्या करेगा, उसके पेशेंट पे, उसकी क्लिनिक पे पेशेंट आएगा, वो पहले उससे अच्छी सी हिस्ट्री लेगा, उसके क्वेश्चन आए फिल करेगा। अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोफार्मा फिल करेगा कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या मसला है, क्या नहीं, ठीक है। फिर वो कैटेगराइज करेगा कौन सा टाइप है, ठीक है। फिर वो देखेगा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्या है, एक्यूट है, क्रॉनिक केस आ रहा है, तो वो चीज़ देखेगा। फिर वो देखेगा कि बेस्ट ट्रीटमेंट एक्यूट के अंदर क्या है और क्रॉनिक के अंदर क्या है। तो वो इस तरह से प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करता हुआ जाएगा तो बेस्ट क्लिनिशियन बनेगा और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी।
और उसके पेशेंट भी ठीक होंगे। फिर थर्ड स्टेप आपका आ जाता है क्रिटिकली अप्रेज द आर्टिकल। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड योर लेवल। तो मैं आपको सिर्फ इतना इसमें समझाना चाहती हूँ, आपके पास एक आर्टिकल आ गया है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपने रिसर्च किया, आपने वो निकाले, आपने कि ट्रीटमेंट्स निकाले, और उसमें आपने देखना है भाई क्रिटिकली आप देखो किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, किससे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर पैराडोल से पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है तो उसका नुकसान कितना है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप ब्रूफिन दे रहे हो तो ब्रूफिन से फ़ायदा हो रहा है तो उसका नुकसान क्या है। तो आपने क्रिटिकली देखना है कि एक ट्रीटमेंट जो फ़ायदा तो दे रहा है लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, उसको स्किप कर देना है, ठीक है ना। अगर एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका फ़ायदा 70-80% है लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस ट्रीटमेंट को पिक करना है। तो दिस इज़ क्रिटिकली अप्रेजिंग द आर्टिकल। आपने हर चीज़ को देखना है। अगेन वही बात, अप्लाइंग द एविडेंस, इंटीग्रेटिंग एविडेंस विथ वंस क्लिनिकल। अब आपने उन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर, क्या एविडेंस की बेस के ऊपर अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है अपना ट्रीटमेंट। और फिर अब आपने देखना है, एक एग्जांपल दी हुई, सैम्पल एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस, कंसिडर अ 9-year-old गर्ल प्रेजेंट इन अ एमरजेंसी विद एब्डोमिनल पेन एंड यू सस्पेक्ट अपेंडिसाइटिस। एक लड़की है 9 साल की, वो आ रही है और उसको बहुत गंदा किस्म का दर्द है, एक्यूट कंडीशन है एमरजेंसी के अंदर, और आपको लगता है अपेंडिसाइटिस है। विच इमेजिनिंग मोडालिटी इज़ बेस्ट फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस, CT या अल्ट्रासाउंड। फिर आपने उस वक्त फ़ौरन से डिसीजन लेना है कि CT स्कैन के ज़रिए आपको पता लगेगा या अल्ट्रासाउंड। रिपोर्ट कहती है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि एब्डोमिनल पेन जो हो रहा है उसके अंदर क्या अपेंडिसाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस है या कोई और पैथोलॉजी है, तो वो भी चेक करना है, एवेल्युएट करना है द चेंज। द फिफ्थ स्टेप जो आपके पास होगा वो क्या होगा, स्टेप प्रोसेस आपने एवेल्युएट करना है, ठीक है, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। अटैम्प्ट करना है, देखना है रिज़ल्ट, आपने पूरी हर चीज़ का मालूम करना है कि किस चीज़ का रिज़ल्ट आपके पास अच्छा है, किस चीज़ का रिज़ल्ट आपके पास अच्छा नहीं है। तो हर चीज़ को आपने देखते हुए जाना है और कौन सा अवेलेबल है, कौन सा पेशेंट के लिए जो है वो फिजिबल है, किससे उसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किससे उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ है मॉडल्स फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से होते हैं, ये जैसे जॉन हॉपकिंस मॉडल है, नेक्स्ट सेल्ट्रिस मॉडल है, ये सारे एक मॉडल्स आपको दिए हुए हैं। आपके पास आ जाता है सेटल मॉडल के अंदर फेज़ 1 प्रेपरेशन, आपने प्रेप किया, पेशेंट को देखा, सबसे पहले वैलिडेट किया कि वेदर इस पेशेंट को आपके OPD की नीड है या नहीं है, फिर आपने डिसीजन मेकिंग किया भाई इसकी कंडीशन है क्या, फिर आपने अप्लाई किया और इन दी एंड आपने क्या किया, एवेल्युएट किया अपने पेशेंट को कि ये जो मैंने कंडीशन थी और इसके साथ ये आया था और कितना फ़र्क पड़ा। तो ये मॉडल्स इसीलिए बनाए गए। नेक्स्ट मॉडल जैसे कि प्रॉब्लम फोकस ट्रिगर्स, आप प्रॉब्लम आपने देखनी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, फिर आपने देखना है कि भाई ये चीज़ बढ़ाती है कंडीशन या ये चीज़ कम कर रही होती, तो इन चीज़ों को भी आपने लेके चलना होता है। जॉन हॉपकिंस मॉडल है एक दिया हुआ है, ये जॉन हॉपकिंस जो है वो डॉक्टर्स के लिए भी है, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए भी है। ये लेक्चर मैंने जो है BSc नर्सिंग में भी पढ़ाया हुआ है, ये जो कोर्स है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तो ये वही PPT मेरे पास अभी तक मौजूद है जो कि मैंने उस डिपार्टमेंट को भी पढ़ाई है। तो पैरामेडिक्स वगैरह जो भी हैं वो इन चीज़ों मॉडल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या है कि भाई कल्चर कैसा है, किस एनवायरनमेंट से आपका पेशेंट आ रहा है, ठीक है ना। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट से, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो इनकी एक फैक्टर है जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, रिसर्च करनी है कि कौन सा जो है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको आगे फर्दर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब मैं आपको टाइप ऑफ रिसर्च समझाऊंगी। अभी बस अब आप इतना छोड़ दें, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आपको सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए, किस कंडीशन के साथ आ रहा है, ठीक है, आपका पेशेंट। और दूसरी चीज़ है आपके पास रिसर्च रिलेटेड थोड़ा सा एविडेंस होना चाहिए, वो आपके पास कहाँ से आएगा, जब आप उस चीज़ को सर्च करेंगे कि किस कंडीशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। एविडेंस हायरार्की क्या होती है, किस तरीके से हम लेके चलते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। अब ओवरव्यू बस इसका इतना सही हो सकता है एट दिस टाइम। एविडेंस हायरार्की ये होता है कि बहुत सारे एविडेंस होते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सुना बात, वहाँ से सुनी, यहाँ से सुनी, वहाँ से सुनी, एक बात हो गई कि कोरोना है, तो
आपने 10 जगह से सुना कि भाई है या नहीं, आप किस जगह का किसकी बात मानेंगे? ऑब्वियसली जो मोस्ट रिलायबल होगी। मोस्ट रिलायबल एविडेंस का कैसे पता लगेगा? जिस पे पूरी दुनिया मुत्तफ़िक होगी। वो क्या है? आपके पास WHO है। WHO की जो फिगर है वो आपके पास मोस्ट रिलायबल है। ऑन द बेसिस ऑफ WHO के कितने लोग मर गए हैं, कितनी कोमॉर्बिडिटीज़ हो गई है, कितने लोग सर्वाइवल हैं, कितने लोगों को सिम्टम्स आए, कितने लोगों को नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे होंगे। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर।